इससे पहले हमने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को समझा था और इस वीडियो के अंदर हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को समझेंगे। मतलब सेक्शन 405 से लेकर सेक्शन 409 ऑफ आईपीसी को समझेंगे। सेक्शन 405 टू सेक्शन 409। इससे पहले हमने सेक्शन 403 और 404 देखा था। अब देखिए, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी डिफरेंस जो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, उससे पहले सबसे पहले हम सेक्शन 405 को देखते हैं, जिसके अंदर हमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बताया गया है। इसको रीड करते हैं सेक्शन को, उसके बाद हम इसकी डिटेल्स के अंदर देखते हैं कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और साथ साथ हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या केसेस होते हैं। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर अगर हम सेक्शन 405 के ऊपर आए तो देखिए सेक्शन 405 क्या बोलता है। सेक्शन 405 बोलता है whoever being in any manner, भाई किसी भी तरीके से entrusted with the property। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि वो entrusted होना चाहिए प्रॉपर्टी के साथ। भाई उसको आपने एज अ ट्रस्ट के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी उसके पास रखी हो, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो whoever being in any manner entrusted with the property। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की तो वहां सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं की जाती। अब क्या बोल रहा है, बीइंग इन एनी मैनर एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। तो दोनों चीजें होगी, या तो इंटरेस्टेड कर रखा है या फिर डोमिनियन दे रखा है प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके से, मतलब फिड्यूशरी तरीके से, ठीक है। डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट्स। अब यहाँ पे वो क्या क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली कर रहा है, जो भी कर रहा है, मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है या फिर कन्वर्ट कर रहा है उसको अपने यूज के लिए, कि अब उसको वो खुद यूज करेगा। और डिसऑनेस्टली यूजेस, या फिर यूज करता है या फिर डिस्पोज ऑफ करता है। तो क्या क्या चीजें कर रहा है, चार चीजें कर रहा है। या तो वो मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है, दूसरी चीज क्या कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, तीसरी चीज क्या कर रहा है, उसको वो डिस्पोज कर रहा है, और क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था अपने यूज के लिए। तो चार चीजें हो गई, 1 2 3 4। इन चार चीजों को वो डिसऑनेस्टली कर रहा है, ठीक है। यूजेस और डिस्पोजल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन विच। अब भाई लॉ ने कोई डायरेक्शन दे रखी है जिस हिसाब से सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज, जिस हिसाब से उस ट्रस्ट को डिस्चार्ज करना है, उसके अलावा। और इन एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपने कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसके हिसाब से, चाहे वो एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, विच ही हैज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट और विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन सो एज टू कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इस तरीके का अगर कोई काम करता है तो कौन सा काम कर देता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर देता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आप कहीं जैसे मान लीजिए घूमने गए, अब आपके घर में सामान पड़ा था, आपने क्या किया, वो अपने नेबर को दे दिया उसकी जिम्मेदारी के लिए कि भाई आप इसको संभाल लेना। अब वो क्या करता है कि उसको अपने पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा काम कर रहा है, वो उसको यूज कर रहा है डिसऑनेस्टली अपने पर्पस के लिए, उसने परमिशन नहीं ली। और प्रॉपर्टी उसके पास कैसे आई थी, इन मैनर एंट्रस्टेड, एंट्रस्टेड के तौर पर आई थी, उसके पास एज ए ट्रस्ट के तौर पर रखी गई कि भाई ये इसको संभाल के रखेगा, मुझे इसके ऊपर भरोसा है। और उसने उसको अपने पर्पस के लिए यूज किया, मतलब इन चारों में से एक चीज की, डिसऑनेस्टली। तो यहाँ पे उसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। अब एक्सप्लेनेशन देता है, a person being an employer for an establishment whether exempted under section 17 of employee provident fund and miscellaneous provisions act, or who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employees for credit to a provident fund or family pension fund established by any law for the time being in force, shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him. If he makes default in the payment such contribution to the said fund in violation of the said law, shall be deemed to be dishonestly used the amount of said contribution in violation of direction of the law as aforesaid। कि भाई जैसे ईएसआई होता है, ईएसआई के अंदर दोनों को अपना कंट्रीब्यूशन डालना होता है, एम्प्लॉयर को भी डालना होता है, एम्प्लॉय को भी डालना होता है। अब यहाँ पे अगर वो डिडक्ट करके उस अकाउंट में नहीं डाला गया तो क्या किया गया, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया गया, सॉरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया। As a person being an employer who deducts employees' contribution from the wages payable to the employees for the credit to the employee state insurance fund and administered
by the Employee State Insurance Corporation established under Employee State Insurance Act shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution to be deducted by him if he makes default in payment of such contribution in the said fund violation of the said act shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of the direction of the law aforesaid। तो यहाँ पे किसकी बात आ गई? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की बात आ गई। सेम चीज जो हमने उसके अंदर पढ़ी थी, ईएसआई के अंदर पढ़ी थी। पीएफ का हो गया एक, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का हो गया एक, हो गया ईएसआई का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का। ठीक है, उसके बाद ये दोनों एक्सप्लेनेशन के अंदर वही बात बताई गई है। इसमें ईएसआई की बताई गई, एक्सप्लेनेशन 1 में पीएफ की बताई गई। अब जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं, इससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। ए बीइंग एग्जीक्यूटर टू द विल ऑफ अ डिजीज पर्सन। ए कौन है? एग्जीक्यूटर है विल का, जो ये डिजीज व्यक्ति है। वो क्या करते हैं? डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉज। अब वो डिसऑनेस्टली क्या करता है? लॉ को डिसओबे करता है कि भाई लॉ ने डायरेक्शन दी थी, उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जा रहा। डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल एंड अप्रोप्रिएट देम टू हिज ओन यूज। अब जिस लॉ के हिसाब से जो बोला गया था उस हिसाब से नहीं करता, उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए अप्रोप्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पे ए ने क्या कमिट किया? सेक्शन 405 का ऑफेंस, मतलब उसके ऊपर 406 लगेगा, जिसके अंदर इसकी सजा दी गई है। ऐसी ए इज अ वेयर हाउस कीपर, भाई उसके वो वेयर हाउस कीपर है, सामान रखता है इस तरीके से। अब जेड जो एक जर्नी के ऊपर जा रहा है, एंट्रस्ट इज फर्नीचर टू ए, और अपनी फर्नीचर क्या करता है? ए के पास रख देता है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट दैट ही शैल बी रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड सम फॉर वेयर हाउस रूम, जिसके लिए उसको एक पेमेंट भी करके जाता है। ए डिसऑनेस्टली सेल द गुड, ए क्या करता है? पीछे से उसका सामान बेच देता है। ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे ए ने क्या किया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। भाई उसने डिस्पोज कर दी। भाई चार चीजों में से हम कोई चीज देखेंगे, उसमें से एक चीज की क्या किया? उसने डिस्पोज कर दिया उस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ऐसे ही ए रिजाइडिंग इन कलकत्ता is agent of Z residing at Delhi. There is an express implied contract between A and Z that all sums remitted by Z to A shall be invested by A according to Z directions. Z remits a lakh of rupees to A with direction to A to invest the same in company's papers. A dishonestly disobeys the direction and employs the money in the own business. A has committed criminal breach of trust. भाई उसने उसको कंपनी में डालने के लिए दिया, उसने उसको अपने पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो वहाँ पे उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया। आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @कुशांक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किस चीज़ की? इसके इंग्रेडिएंट्स की। किसके इंग्रेडिएंट्स की? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बाद जो अब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, उसकी देखिए इसके अंदर क्या होता है? दो चीज़ें होना सबसे ज़रूरी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इंग्रेडिएंट्स क्या? इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। इंग्रेडिएंट के अंदर भी यही आ जाएंगी। बेसिक रिक्वायरमेंट हमें क्या समझ में आई? सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? एंट्रस्टमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति के पास, जब वो अपने केस को प्रूव कर रहा होगा, कि वो जो प्रॉपर्टी थी उसने एज ए एंट्रस्टमेंट, ट्रस्ट के तौर पर किसी के पास रखी थी। सबसे पहले ये चीज प्रूव करनी होगी, एंट्रस्टमेंट। अब जब एंट्रस्टमेंट प्रूव हो गई, उसके बाद देखना होगा कि डिसऑनेस्ट क्या क्या हुआ? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुई हो। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? यूज किया गया उसको डिसऑनेस्ट तरीके से, कन्वर्ट किया गया उसको, या फिर डिस्पोज किया गया हो। तो ये अगर दो चीजें पूरी हो जाती हैं, मतलब पहले प्रोसिक्यूशन क्या प्रूफ करता है कि इंटरेस्टमेंट हो, इंटरेस्टमेंट दी हमने किसी को, उसके बाद उसको प्रूफ करना है कि उसने डिसऑनेस्टली उसको मिस अप्रोप्रिएट किया हो, यूज किया हो, कन्वर्ट किया हो, डिस्पोज किया हो। तो इनमें से कोई भी चीज की हो तो हम ये मान लेंगे कि उसने क्या किया है? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, सॉरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। बार बार क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन निकला, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हो। अब देखिए मैं एक बार इस डिफरेंस भी बता देता हूँ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और इसमें, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन जब हमने सेक्शन 403, 404 पढ़ा था, वहां पे क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी होती थी ना क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के अंदर, वो एक व्यक्ति के पोजीशन के अंदर किसी कैजुअलिटी के तौर पर आती थी। मतलब जैसे चलते हुए किसी को रोड के ऊपर प्रॉपर्टी मिल गई, एज अ इंटरेस्टमेंट नहीं होगी, इंटरेस्टमेंट के तौर पर नहीं आएगी, कैजुअल तौर पर आ जाएगी, कैजुअलिटी के तौर पर आ जाएगी प्रॉपर्टी। सबसे बेसिक डिफरेंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में यही है। अब देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दूसरी बात यह है कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यार मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का हो सकता है। सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है या फिर
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब हमने ये देखा कि ये दो चीज़ें होनी चाहिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर, क्या क्या, कि सबसे पहले एंट्रस्टमेंट, दूसरी चीज़ कि उसको मिस अप्रोप्रिएट, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया गया हो, कन्वर्ट किया गया हो अपने यूज़ के लिए, या फिर क्या किया गया हो, डिस्पोज किया गया हो, इस तरीके की कोई चीज़ की गई हो, तो हम बोलेंगे कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। इसके बाद हम इसकी पनिशमेंट के ऊपर आए हैं जो सेक्शन 406 के अंदर दी गई है। पनिशमेंट बोलती है हूएवर कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच, की कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल ब्रीच करेगा, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो यहाँ पे उसको कितनी सजा मिलेगी? 3 साल की सजा मिलेगी, तक की सजा मिलेगी, और साथ में फाइन लग सकता है, या फिर दोनों चीज़ें भी एक साथ लग सकती है। तो उसको इतने टाइम की सजा, इतना फाइन, या फिर दोनों में से एक चीज़ भी हो सकती है। नहीं, हाँ ठीक है, फॉर टर्म विच में, और विद फाइन और विद बोथ, या दोनों भी हो सकता है। ये सजा मिलती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के करने पे। अब देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या देखा? सबसे पहली चीज़ देखी हमने एंट्रस्टिंग एनी पर्सन विद प्रॉपर्टी और विद डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। या तो एंट्रस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को एंट्रस्टिंग कर रहे हैं कि भाई भरोसा करके हमने उसके पास अपनी प्रॉपर्टी रखी, या फिर कोई भी किसी भी तरीके से डोमिनियन दिया उसको। जैसे बहुत बहुत कॉमन जो देखा जाता है, कहाँ पे होता है, जैसे स्त्रीधन होता है। स्त्रीधन किसकी प्रॉपर्टी है? जो वाइफ जो मैरिज करके आई हिंदू लॉ के हिसाब से, जो अपने साथ प्रॉपर्टी लेके आई, उसको हम स्त्रीधन बोलते हैं। और ये स्त्रीधन की ऑनरशिप किसके पास होती है? स्त्री के पास होती है जो मैरिज करके आई है। लेकिन अब जैसे कि वो प्रॉपर्टी का डोमिनियन कहाँ पे आ गया? जहाँ पे वो रहने आई है, उसके जो इन लॉज है उनके पास आ गया। अगर वो उसको इसकी मर्जी के बिना यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए डिवोर्स हुआ, या फिर वो अपने घर वापस चली गई और बाद में वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं। तो जब सेक्शन 498 लग रहा होता है, ज़्यादातर साथ में ये सेक्शन भी 406 भी लग जाता है इन लॉस के ऊपर, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होते हैं और वो उसकी प्रॉपर्टी वापस नहीं करते। तो हमें यहाँ क्या याद रखना है? एंट्रस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब कि जो एक्चुअल ओनरशिप है हम वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। उसके बाद जो दूसरी बात आती है, भाई हमने देख लिया कि एंट्रस्टमेंट दी या डोमिनियन दिया प्रॉपर्टी का, एज अ फ्यूडिशरी रिलेशन बनाया, उसके अंदर ऑनरशिप जो थी वो ट्रांसफ़र नहीं की हमने सिर्फ उसके अंदर एंट्रस्टमेंट की, ट्रस्ट के तौर पर वो प्रॉपर्टी हमने किसी को दिया। उसकी ऑनरशिप जो है, जो उसका मालिकाना हक है, वो अभी भी हमारा ही है। तभी तो हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर पा रहे हैं। असली ओनर अभी भी वही व्यक्ति है जिसने अपनी प्रॉपर्टी एज अ ट्रस्ट के तौर पर किसी और को दी है, तभी इस ऑफेंस के अंदर आ पाएंगे, अदरवाइज इस ऑफेंस के अंदर नहीं आ पाएंगे। ये सेम चीज़ इंग्लिश लॉ के अंदर जानी जाती है एम्बेजलमेंट के नाम से। अगर एम्बेजलमेंट पढ़े इंग्लिश लॉ के अंदर, तो वो यही चीज़ होती है जिसको हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं। तो पहली चीज़ हमने देख ली कि एंट्रस्टमेंट हो गई। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ भी हमें समझ ही आ गई है। दूसरी चीज़ क्या की गई हो? जिस व्यक्ति के पास वो एंट्रस्टेड की गई हो, अब वो उसको क्या कर रहा हो? डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कर रहा हो, या फिर कन्वर्ट कर रहा हो उसको अपने यूज़ के लिए उस प्रॉपर्टी को, या फिर डिसऑनेस्टली यूज़ कर रहा हो उसको, ठीक है, या फिर डिसऑनेस्टली डिस्पोज कर रहा हो उस प्रॉपर्टी को, जो कि उस व्यक्ति की खुद की नहीं है, जिसके पास उसको एज अ ट्रस्ट के तौर पर रखा गया। और वो किसके वायलेशन में ये कर रहा हो? वो इसको वायलेशन में कर रहा हो उस चीज़ के जो कि उसको डायरेक्शन दी गई है लॉ के द्वारा, या फिर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में बनाया गया था, चाहे वो एक्सप्रेसली बनाया गया था या इम्प्लाइडली बनाया गया था। तो वो क्या कर रहा है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। तो उसके ऊपर पनिशमेंट उसको मिलेगी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। यहाँ पे जैसे मान लो कोई बैंक ऑफिशियल क्या करता है, उसके पास, उस बैंक ऑफिशियल के पास क्या किया गया हो कि भाई उसके पास मनी आती है पब्लिक से। अब उसने क्या किया भाई, उसको ये इंस्ट्रक्शंस थी कि उसको वो मनी बैंक के पास डिपॉजिट करनी है। अब कोई व्यक्ति बैंक के पास वो मनी देके गया, मतलब उस बैंक ऑफिशियल के पास, इस पर्पज से कि वो उसके अकाउंट में सेव कर दी जाएगी। वो क्या करता है? उसको सेव करने के बजाय उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? वो जो बैंक ऑफिशियल है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो डिसऑनेस्टली उसके अंदर ज़रूरी है, वो नेग्लिजेंस से नहीं होना चाहिए। नेग्लिजेंस से होगा तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा।
अब मान लो ऐसा होता है कि जैसे पार्टीज हैं, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया। अब उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया कि भाई अगर ऐसे ऐसे ब्रीच हुआ तो हम हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट राइज हुआ तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। लेकिन अब ये जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए बी व्यक्ति था और ए व्यक्ति था, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अंदर उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला हुआ था। लेकिन बी जो है ना उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, और वो इस तरीके से ब्रीच करता है जिससे कि जो प्रॉपर्टी होती है ए की वो बी गलत तरीके से यूज़ कर लेता है अपने पर्पस के लिए। तो यहाँ पे उसने क्या किया भाई, इसने उसकी प्रॉपर्टी एज ए इंटरेस्टमेंट दी और इसने क्या किया, उसको डिसऑनेस्टली यूज़ कर लिया, तो इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। तो यहाँ पे ये बात बोल सकता है हमने तो अपने बीच में आर्बिट्रेशन कर रखी थी, तो हमारे में तो ये मैटर जो अगर मैंने किया है तो मेरे पर तो आर्बिट्रेशन के पास जाना चाहिए था, ये मैं मेरे ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात मना कर दी गई श्याम लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 के केस में। श्याम लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 के केस में यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है पार्टीज के बीच में तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रोकेगा नहीं, सेक्शन 466 की। वहाँ पे दोनों प्रोसीडिंग चलेंगी, सिविल प्रोसीडिंग भी चलेगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलेगी। और यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बात बोली, अगर यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात अराइज होती है तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बलराम सिंह वर्सेस सुखवंत कौर 1992 के केस में ये बात बोली, मतलब अपना व्यू ये रखा कि अगर कोई ऑफेंस इस सेक्शन के अंदर होता है तो वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का ऑफेंस होएगा, कॉन्टिन्यूइंग नेचर का ऑफेंस होगा और हर एक दिन फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता रहेगा जब तक वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास है, मतलब उसको अपनी तरीके से यूज कर रहा है, डिस्पोज कर रही, तो हर दिन इसके लिए एक फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता रहेगा जब तक कि वो प्रॉपर्टी जिसकी थी उसको रिटर्न ना कर दी जाए, तब तक हर दिन एक फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता रहेगा। अब जैसे मैंने स्त्रीधन की बात की, अब इसके लिए अगर हम देखें तो इसका जुरिडिक्शन कहाँ पे अराइज होगा। जुरिडिक्शन मतलब कि जहाँ पे उस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर किया गया या फिर जहाँ पे जिस उस प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट किया गया। तो ये बात हेल्ड हुई कि वहाँ पे कोई भी जुरिडिक्शन नहीं आएगी जहाँ पे वो इंटरेस्ट हुआ था, क्योंकि हो सकता है कि जिस वक्त जहाँ पे वो प्रॉपर्टी दी गई वहाँ पे उनके मन में उसको डिसऑनेस्टली यूज़ करने का या डिसऑनेस्ट तरीके से कन्वर्ट करने का इस तरीके का कोई इंटेंशन ना हो। तो जुरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे बनेगी जहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन को कमिट किया गया हो, वहीं पे उसके ऊपर सिर्फ उसके ऊपर सेक्शन 406 लगेगा, मतलब जुरिडिक्शन की बात करें तो। तो ये बात हमें सिर्फ सेक्शन 406 में पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन 407 के ऊपर। सेक्शन 407 बोलता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय करियर एसेक्टर। अब भाई कैरियर अब इसमें क्या है कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी, कोई गुड्स वगैरह जैसे ट्रक वगैरह पे लेके जा रहा हो तो उसको हम कैरियर बोलते हैं कि भाई उसका सामान उस पर लेके जा रहा है। जैसे जो ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे किसी की व्यक्ति का जो सामान होता है लेके जाता है तो उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी तरीके के कैरियर्स आ जाते हैं, जैसे कोई कॉमन कैरियर हो गया, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट कैरियर हो गया, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या बोलता है 407 के अंदर, whoever being entrusted with the property as a carrier, कि भाई उसको कैरियर के तौर पर प्रॉपर्टी दी, वारफिंगर और वेयर हाउस कीपर कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इस तरीके को कोई व्यक्ति क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। अब कैसे करेगा, जैसे किसी को कैरियर के तौर पर दी, उसने क्या किया, वो ट्रक के ऊपर सामान लेके जा रहा था, उसको ए प्लेस से बी प्लेस पे भेजा कि भाई ट्रक पे सामान ले जाए यहाँ से यहाँ पे। अब रास्ते में उसने कहीं पे उसमें से कोई प्रॉपर्टी निकाली, उस गुड्स को निकाला और बेच दिया किसी को, तो यहाँ पे उसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ऐसी क्या बोल रहे हैं कि वेयर हाउस वाला कोई व्यक्ति हो गया, वार फिंगर वाला हो गया, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। तो उसको 7 साल तक की सजा होगी, हो सकती है, और साथ साथ फाइन उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा क्योंकि एंड वर्ड यूज किया है। अब यहाँ पे बात आए कि जुरिडिक्शन की। अब ये तो बंदा जो है रास्ते में सामान लेके जा रहा है ए प्लेस से बी प्लेस पे, या हो सकता है रास्ते में 10 जगह से होते हुए गुजरे वो, तो उसके ऊपर कौन सी जगह की जुरिडिक्शन लगेगी, कौन से कोर्ट के अंदर उसके ऊपर केस चलेगा। तो यहाँ पे
जैसे एक केस था जहाँ पे मैसूर से मैंगलोर वो बंदा सामान लेके जा रहा था, और वो क्या करता है कि उसमें से कुछ सामान निकाल के बेच देता है। अब कोई एविडेंस नहीं मिलता कि उसने वो एब्स्ट्रैक्शन जो की थी वो कहाँ पे की थी। तो केस कहाँ पे चलाया गया, तो वो हेल्ड हुआ कि जो मजिस्ट्रेट है मैंगलोर का, जहाँ पे उसको लेके जाया गया, जहाँ पे उसने डिलीवर करने में फेल हो गया गुड्स को, वहाँ पे ये केस चलेगा। तो जब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होगा, जहाँ पे भी हम डिलीवरी कर रहे होंगे, तो उसको हम दो जगह पे उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, जहाँ पे डिलीवरी करनी थी और जहाँ पे प्लेस ऑफ एंट्रस्टमेंट थी। इन दोनों जगह में से कहीं पे भी हम उसका केस चला सकते हैं। तो ये बात इतनी हमारी इसके अंदर दी गई है। अब आते हैं हम सेक्शन 408 के ऊपर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, की भाई कोई क्लर्क या कोई सर्वेंट जिसको एम्प्लॉय के तौर पर रखा गया है, वो इस तरीके की चीज़ करता है। भाई किसी को हमने मनी दे दी अपनी, ऐसे मतलब एज ए एम्प्लॉय हमने उसको मनी दे रखी थी और इस तरीके की कोई चीज़ थी। तो देखिए क्या बोलता है, whoever being clerk or servant or employed as a clerk or servant and being in any manner entrusted in such capacity with property or with any dominion over property commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to। अब जैसे सर्वेंट कौन होगा या क्लर्क कौन होगा, जैसे क्लर्क के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे कोई राइटर वगैरह हो गया किसी ऑफिस के अंदर, पब्लिक या प्राइवेट के अंदर, जैसे उसको अकाउंट्स रखने के लिए या मिनट्स एंट्री करने के लिए हर टाइम की, उसके लिए रखा गया, वो क्लर्क हो गया। ऐसी सर्वेंट कोई भी होगा जो कि कंट्रोल मतलब जिसको डायरेक्शन दी जा रही है, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, सुपरवाइज किया जा रहा है ऊपर मास्टर के द्वारा, तो हम उसको सर्वेंट बोल देते हैं। तो ये रिलेशन किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर वो इस तरीके की कोई चीज़ करता है, इस तरीके से कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, तो उसको कितनी सज़ा हो जाएगी, 7 साल तक की सज़ा हो जाएगी और साथ साथ फाइन भी लगेगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 409 के ऊपर, जो उसका आखिरी सेक्शन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्शन 409 के अंदर क्या हो रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बैंकर, मर्केंट और एजेंट। अब यहाँ पे कौन क्रिमिनल ब्रीच कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट कर रहा है या बैंकर कर रहा है, मर्केंट कर रहा है या एजेंट कर रहा है। whoever being any manner entrusted with property, भाई कोई भी किसी भी तरीके से अगर वो किसी प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्टेड है, उसके पास एज ए ट्रस्ट के तौर पर वो रखी गई है, और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी इन हिज कैपेसिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक सर्वेंट है, या फिर इन द वे ऑफ हिज बिजनेस एज अ बैंकर, मर्केंट, फैक्टर, ब्रोकर, अटॉर्नी और एजेंट, commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment for a life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine। इसको फाइन लगेगा, और इतनी ज़्यादा सजा इसके अंदर दे रखी है अगर इस तरीके के व्यक्ति कोई चीज़ करता है। अब जैसे वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर कि वो साथ में कोई पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, बैंकर होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ऐड हो जाती है तो उस पर सेक्शन 409 लग जाता है। अब जैसे एक केस है शबीर अहमद शेर खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या करता है ये जो व्यक्ति होता है, ये ना क्या होता है, एक पुलिस डॉग हैंडलर होता है। अब वो क्या करता है, एक सम ऑफ मनी लेता है अपने डिपार्टमेंट से ट्रैवलिंग करने के लिए, और साथ में डेली अलाउंस लेता है, TADA दोनों चीज़ें लेता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस। पर वो क्या करता है कि उस जो पर्पस होता है ना जहाँ पे उसको भेजा जाता है वहाँ नहीं जाता, वो अपनी नेटिव प्लेस पर चला जाता है और वो अपनी अनऑथराइज एब्सेंस देता है, मतलब उसको एब्सेंस अलाउड नहीं थी और अनऑथराइज एब्सेंस देता है, और फिर वापस आके वो मनी वगैरह जो है वापस कर देता है। तो ये बोला गया कि वो मनी तो उसने अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ की नहीं, एंड जो पर्पस उसने गलत यूज़ किया, मतलब गलत लेके गया उसको, वो सिर्फ टेम्परेरी था भाई, वो तो लेके गया, उसने वापस लाके दे दिया। तो यहाँ पे बोला गया कि उसने यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस किया और ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि चाहे वो टेम्परेरी ही मिस एप्रोप्रिएशन क्यों ना हो, अगर वो थोड़े ही टाइम के लिए मिस एप्रोप्रिएशन है तब भी वो मिस एप्रोप्रिएशन मानी जाएगी और उसको यहाँ पे सज़ा मिल जाएगी। भाई अगर किसी को कोई अमाउंट वगैरह दिया, उसको वो नहीं लेके जाता और उसको गलत जगह लेके जाता है लेकिन वापस ला के दे देता है, तो उसने किया तो उसका मिस एप्रोप्रिएशन ही ना, चाहे उसने टेम्परेरीली मिस एप्रोप्रिएट किया हो लेकिन उसने मिस एप्रोप्रिएशन की है, तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। अब जैसे मान लो नेशनल हाउसिंग बैंक होते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक जो होते हैं उनको सिर्फ जो लोन होते हैं वो देने अलाउड होते हैं, मतलब वो लोन सिर्फ किसको दे सकते हैं,
सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, शेड्यूल्ड बैंक्स को वो अमाउंट दे सकते हैं, या फिर स्टैट्यूटरी स्लम क्लियरेंस बॉडीज़ को, सिर्फ इन्हीं को वो लोन दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसके अलावा अगर वो किसी और को लोन दे देंगे तो वो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के हिसाब से लाइबल होंगे और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हिसाब से। अब जैसे जो बहुत फेमस केस है हर्षद मेहता का, हर्षद मेहता के ऊपर ये एलिगेशन लगे कि एक एनएचबी ने उसको लोन दिया, जबकि हर्षद मेहता एक इंडिविजुअल था और एनएचबी अलाउड नहीं था कि उसको लोन दे, और उसने वो सब इलीगल तरीके से लिए। तो यहाँ पे ये बोला गया कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर ऑफेंस कमिट किया, मतलब जो एनएचबी ने उसको लोन दिया वो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर ये इस तरीके का ऑफेंस किया। अब ऐसे ही मर्केंट होते हैं, मर्केंट जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कौन सा वर्ड पढ़ते हैं, बैंकर हो गए और ये सर्वेंट वगैरह हो गए। अब आते हैं मर्केंट। अब मर्केंट जो होते हैं वो कौन होते हैं? मर्केंट देखिए दो तरीके से हम बोल सकते हैं मर्केंट को। मर्केंट मतलब कि जो बहुत रिमोट कंट्रीज़ में जाके सामान बेचते हैं उनको भी हम बोलते हैं, या किसी को भी हम बोल सकते हैं, दूसरे की भी हम किसी को भी बोल सकते हैं जो कि परचेज और सेल कर रहा हो गुड्स के अंदर, उसको हम मर्केंट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर वो अपने पार्ट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कोई गलत तरीके की चीज़ कर देता है, मान लीजिए जैसे कि शेयर एप्लीकेशन मनी थी, अब वो रिफंडेबल हो जाती है और रिफंडेबल भाई स्टॉक एक्सचेंज ने रिफ्यूज़ कर दिया जो प्रोस्पेक्टस था उसको अप्रूव करने के लिए, और अब ये बनता था कि जो एप्लीकेशन मनी है वो वापस कर देनी चाहिए। तो अगर वापस नहीं की तो ये बोला जाएगा कि भाई वो जो मर्केंट है, जो सेल परचेज कर रहा है, जो भी बंदा है वो क्या कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। ये केस भी है राधे श्याम खेमका वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, इस केस को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, फैक्टर के ऊपर। ये जो फैक्टर होते हैं एक तरीके से बोला जाए तो ये कौन होते हैं, एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स होते हैं जिनको सेल या परचेज करने के लिए, जो भी है मर्केंडाइज करने के लिए, एक तरीके से मर्केंट की जगह पे जब जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किसी एजेंट को, उसी को हम फैक्टर बोल देते हैं। अब जैसे मान लो कि क्या होता है कि एक लोन लिया जाता है। लोन किस लिया जाता है कि भाई उसके एक व्यक्ति के पास एक कंपनी के शेयर गिरवी रखे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये लोन तो दे दिया गया, अब वो जब लोन रीपे किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा तो उसके शेयर्स जो होते हैं ना वो रिटर्न नहीं किए जाते लोन रीपे करने के बाद। तो कोर्ट कहता है कि जो सेक्शन 409 का यहाँ पे अगर उसके ऊपर चार्ज लग रहा है तो वो टेनेबल होगा, जबकि जो एक्यूज है वो बैंकर नहीं था, ना ही वो पब्लिक सर्वेंट था, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फिट बैठेगा, वो फैक्टर की कैटेगरी में फिट बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लॉ के द्वारा ये बोलेगा कि वो लोन देगा, या फिर वो कोई ये पब्लिक सर्वेंट है, तो वो कौन से इसके अंदर आ जाएगा, वो फैक्टर के अंदर आ जाएगा, जिसको एक तरीके से क्या मिलती है, अपनी कमीशन मिलती है, उसको हम फैक्टर बोल देते हैं। इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, ब्रोकर के ऊपर। अब ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर होता है बीच का बंदा, मतलब एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, ये इन दोनों का लिंक कराएगा और अपने बीच में पैसे लेगा। क्या होता है कि भाई इससे पूछेगा तेरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इससे पूछेगा तेरी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, फिर ये जान के इसकी कंडीशंस इसको जाके बताएगा, इसकी कंडीशंस इसको जाके बताएगा, मतलब एक तरीके से इनके बीच के मिलने का काम वो कर रहा है। तो उसको हम जो है ब्रोकर बोल देते हैं। ये नहीं कि भाई इसने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, वो एम्प्लॉय जाके इसके बिहाफ पे किसी से बात करके आ रहा है तो वो जो है ब्रोकर बन गया, वो ब्रोकर नहीं कहलाएगा। ब्रोकर इंडिपेंडेंट बंदा होगा जो आपस में दो लोगों की डील करा रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोकर बोलेंगे। तो अगर ब्रोकर इस तरीके का कोई काम करेगा तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं अटॉर्नी के ऊपर। अभी कौन होता है अटॉर्नी? अटॉर्नी बेसिकली मतलब होता है जिसको एक व्यक्ति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अपनी एब्सेंस में या अपने बिहाफ पे काम करने के लिए। भाई इसको अथॉरिटी दे दी जाती है इसके द्वारा। अब वो अगर उसकी एब्सेंस में कोई ऐसी चीज़ करता है जिसके लिए वो ऑथोराइज नहीं है, या फिर किसी भी तरीके से इसको नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। अगर वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से इस काम को करता है तो हम उसको अटॉर्नी बोल देते हैं। उसके बाद कौन है अटॉर्नी के बाद कौन आ गया, एजेंट। एजेंट क्या होता है कि जिसको हम एम्प्लॉय करते हैं किसी और चीज़ के लिए, किसी थर्ड पर्सन के साथ डील करने के लिए। एजेंट और फैक्टर में डिफरेंस है। फैक्टर जैसे कि जो कि फैक्टरेज या कमीशन वगैरह चार्ज करता है उसको हम फैक्टर बोल देते हैं। लेकिन एजेंट क्या होता है, जिसको हम एम्प्लॉय करते हैं किसी, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के सामने, उसको हम एजेंट बोल देते हैं। तो अगर वो इस तरीके की कोई चीज़ करता है
अपने मास्टर के साथ, तो उसके ऊपर भी ये एलिगेशन लग जाएगी। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति, कौन कौन से व्यक्ति हो गए, कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, बिजनेस एज ए बैंकर, मर्केंट, फैक्टर, ब्रोकर, अटॉर्नी या एजेंट, इस तरीके की कोई चीज़ करते हैं तो उनको ऊपर सेक्शन 409 लगेगा। और अगर इनके अलावा कोई और व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर सेक्शन 406 के अंदर सजा दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो है हमारी सेक्शन 404 से लेके और सेक्शन 409 तक आ गई। ऐसी मान लीजिए अब इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। इंश्योरेंस एजेंट एक बहुत अच्छा एग्जांपल। अगर इंश्योरेंस एजेंट क्या कर रहा है, इंश्योरेंस एजेंट क्या कर रहा है, अपने जो क्लाइंट है उससे जाके प्रीमियम ले रहा है इंश्योरेंस का, और वो प्रीमियम जाके कंपनी में जमा नहीं करा रहा, वो क्या करता है, प्रीमियम लेके अपने किसी प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो इंश्योरेंस एजेंट है वो क्या कर रहा है, ये वाला ऑफेंस कमिट कर रहा है। कौन सा, 409 वाला। क्यों? क्योंकि एजेंट अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो सेक्शन 409 के अंदर आता है। इस तरीके के बहुत सारे केस आते हैं जैसे एजेंट वाले। अगर मैं किसी केस का नाम बताऊं, जैसे सुरेश तोलानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। इस तरीके के बहुत सारे, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के अगर कोई ऑफेंस होते हैं तो वो यहाँ पे सेक्शन 409 के अंदर आ जाते हैं। तो बस इस सेक्शन के लिए इतना ही। इसके अंदर हमें इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। यहाँ पे हम किसी को प्रोबेशन के ऊपर छोड़ सकते हैं अगर उसकी कंडीशन वगैरह पूरी हो रही है। और ये सारी चीज़ें हमारी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर आती हैं। और हमारे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मतलब यहाँ तक अगर आपने देखी, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।